जुलाई 2017 की दोपहर थी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने लोगों का हुजूम था। मीडिया के नुमाइंदे घंटों से कैमरों के साथ कतार में खड़े थे। इंतजार हो रहा था मुल्क के वजीर आजम की किस्मत का, और मुल्क भी वो जहां इक्तदार की कुर्सी के लिए कशमकश, अदालती फैसलों और इदारों के दरमियान तनाव ने हर मोड़ पर एक नए मोड़ से कौम को हैरान किया है। अब आइए अदालती फैसले की तरफ। अदालत उज़्मा के जजेस ने जो फैसला सुनाया वो ना सिर्फ एक फर्द या जमात के लिए बल्कि पूरे निज़ाम के लिए ज़लज़ले से कम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार के वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया, और ये फैसला था मशहूर ज़माना पैनामा पेपर्स केस का, और वज़ीर आज़म थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। हुआ कुछ यूं कि 2016 में पैनामा पेपर्स के इंकशाफात ने दुनिया भर में कई चेहरों से नकाब खींचा। पैनामा पेपर्स में शरीफ खानदान की ऑफशोर कंपनीज का भी इंकशाफ हुआ। इन दस्तावेजात में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादों के ऑफशोर असासों का जिक्र था। फिर बस क्या था, इमरान खान को मौका मिल गया और उसे बदउनवानी का सबसे बड़ा केस करार दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 5 रुकनी बेंच ने 20 अप्रैल 2017 को 3-2 के तनासुब से मजीद तहकीकात के लिए GIT तश्कील देने का हुक्म दिया। बाद अज़ां 28 जुलाई 2017 को फैसला आया और नवाज शरीफ को सादिक और अमीन ना होने पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दे दिया गया। आईन पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 62(1)(f) कहता है, कोई शख्स मजलिस शूरा पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब नहीं हो सकता अगर वो सादिक और अमीन ना हो या अदालत ने उसे बददियानत करार दे दिया हो। ये शिक ना सिर्फ इखलाकी मयार तय करती है बल्कि इसके तहत नाअहली की मुद्दत भी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की मुद्दत 5 साल तक महदूद कर दी। वापस पैनामा केस की तरफ आते हैं। हैरान कुन तौर पर नवाज शरीफ को पैनामा पेपर्स में ऑफशोर कंपनी की वजह से नहीं बल्कि इकामे की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया था। ये इकामा दुबई में उनकी एक बेटे की कंपनी से मुतालिक था, जहां से वो तनख्वाह वसूल करने के अहल थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चूंकि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में इस इकामे और इससे हासिल होने वाली तनख्वाह को जाहिर नहीं किया, लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं रहे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो नवाज शरीफ को फौरी तौर पर डी नोटिफाई करे। ये वो लम्हा था जिसने इक्तदार की गेम बोर्ड पर बिसात पलटी। वजीर आजम हाउस खाली हो गया। इस फैसले ने मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी कि क्या एक मामूली सी माली तफसील को जाहिर ना करने पर एक मुंतखब वजीर आजम को ताहयात नाअहल किया जा सकता है। वोट को इज्जत दो के बयानिए की गूंज हर सू सुनाई देने लगी। अगले साल 2018 में इलेक्शन होने थे और मुस्लिम लीग नून आने वाले सियासी बहरान को देख रही थी। नून लीग ने कानून साजी के जरिए इस सूरत हाल से निमटने की कोशिश की। सितंबर 2017 में कौमी असम्बली ने इलेक्शंस बिल 2017 मंजूर किया, जिसे बाद में इलेक्शंस एक्ट 2017 का नाम दिया गया। इस कानून साजी का सबसे अहम पहलू ये था कि इसमें एक शिक शामिल की गई, जिसके तहत एक नाअहल शख्स को किसी सियासी जमात की सदारत संभालने की इजाज़त दे दी गई। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके शिक 203 में एक नई शिक शामिल की। सेक्शन 203(1) में दर्ज किया गया कि कोई भी शहरी, ख्वाह वो आइन के आर्टिकल 62 या 63 के तहत नाअहल हो, सियासी जमात का ओहदा रख सकता है। ये तरमीम 3 अक्टूबर 2017 को नाफिज हुई और नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत दोबारा संभाली। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी 2018 को फैसला देते हुए इस तरमीम को आर्टिकल 62, 63 और 17(2) से मुतसादिम करार देकर कलअदम करार दे दिया। आइन के आर्टिकल 17(2) के मुताबिक हर शहरी को सियासी जमात बनाने या उसमें शामिल होने का हक हासिल है, बशर्त ये कि ऐसी जमात पाकिस्तान की सालमियत या इस्लाम मुखालिफ सरगर्मी न करे। अदालत ने करार दिया कि अगर कोई फर्द आइनी तौर पर गैर सादिक व अमीन करार पाया है तो सियासी जमात की क़यादत भी नहीं कर सकता। नतीजा ये निकला, नवाज शरीफ पार्टी सदारत से हटे, उनके दस्तखत करदा सेनेट के टिकट कलअदम हो गए।
नून लीग के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन लड़ना पड़ा। नून लीग के आज़ाद उम्मीदवार जीत तो गए, मगर उनका वफादारी का इम्तिहान मार्च में सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब में हुआ, जहां तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों के ज़ेरे असर एक सियासी जादूगरी में मुल्क की सियासत में बज़ाहिर एक नामालूम चेहरा सादिक संजरानी चेयरमैन मुंतखब हो गए। नून लीग के उम्मीदवार राजा ज़फ़रुल हक हार गए। नून लीग को अब इक़्तिदार नहीं, बका की सियासत करनी थी। लेकिन ये सब कुछ हम आपको क्यों बता रहे हैं? जो कुछ 2018 के इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ हुआ, ऐसा ही कुछ मंजरनामा अप्रैल 2022 के बाद इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ देखने को मिला। ज़रा तेज चलते हैं। 28 मार्च 2022 को ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इसे मुस्तरद किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर आईनी करार दिया। 10 अप्रैल 2022 को तहरीक कामयाब हुई और इमरान खान 176 वोटों से इक़्तिदार से हटा दिए गए। पीटीआई इत्तेहादियों ने साथ छोड़ दिया और शहबाज शरीफ पीडीएम की इत्तेहाद की तरफ से नए वज़ीर आज़म बने। इमरान खान ने इसे अमरीकी साजिश करार दिया। साइफर केस का हवाला देते हुए दावा किया कि इनकी मौजूली में गैर मुल्की मुदाखलत शामिल थी और हकीकी आज़ादी का नारा बुलंद कर दिया। 24 मई 2022 को इमरान खान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ आज़ादी मार्च का ऐलान किया। हुकूमत ने सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए, सैकड़ों कंटेनर्स लगाए गए और मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सैकड़ों पीटीआई कारकुन गिरफ्तार हुए। इमरान खान ने नवंबर 2022 में एक और हकीकी आज़ादी मार्च किया, जिसका मकसद क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतखाबात का मुतालबा था। इस दौरान वज़ीराबाद में उन पर कातिलाना हमला हुआ, जिसमें वो ज़ख्मी हुए। जनवरी 2023 में पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी ताकि शहबाज शरीफ हुकूमत को क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतखाबात पर मजबूर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी और फंडिंग के मसाइल की बिना पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए, जिससे सियासी तनाव मज़ीद बढ़ गया। 9 मई 2023 को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल कादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान में एक बड़े सियासी तूफान को जन्म दिया। गिरफ्तारी के रद्द अमल में पीटीआई के हामियों ने मुल्क गिर एहतजाज किया, जो पुरतशद्दुद फसादात में तब्दील हो गए। फौजी तनसीबात जैसे लाहौर में कोर कमांडर की रिहाइशगाह और रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ पर हमले हुए। हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया, हज़ारों पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार किया और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। कई पीटीआई रहनुमाओं, जिनमें यास्मीन राशिद और महमूद रशीद शामिल थे, उन पर फौजी अदालतों में मुकदमात चलाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त 2023 को कौमी असम्बली तहलील कर दी। अनवारुल हक काकड़ की क़यादत में एक निगरान हुकूमत तश्कील दी गई। निगरान हुकूमतें 3 के बजाय 1 साल से ज़ायद अरसे तक कायम रहीं। 8 फरवरी 2024 आम इंतखाबात की तारीख करार पाई। 19 नवंबर 2019 को इलाज की गर्ज से लंदन में रिहाइश पजीर नवाज शरीफ की 4 साल बाद पाकिस्तान वापसी मुमकिन हुई। 21 अक्टूबर 2023 को लंदन से वापस पाकिस्तान पहुंचे, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें हिफाजती जमानत दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, लेकिन इस दौरान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत कुछ हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर 2023 को पीटीआई के पार्टी इंतखाबात को गैर कानूनी करार देते हुए बल्ले के निशान को मनसूख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2024 को इस फैसले को बरकरार रखा। नतीजतन पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को साइफर केस और निकाह केस में सजाएं सुनाई गई। इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई गई। इलेक्शन कमीशन ने इस सज़ा के बाद इमरान खान को इंतखाबी सियासत के लिए नाअहल करार दे दिया और फिर 8 फरवरी का दिन आ गया। मुल्क की तारीख में अनहोनी हुई। इलेक्शन के दिन
इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही, लेकिन नतीजा सबके लिए चौंका देने वाला था। इंतखाबी निशान की गैर मौजूदगी के बावजूद अवाम ने उन्हीं आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिया जिन्हें वो इमरान खान का हामी समझते थे। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा 90 से ज़ायद कौमी असम्बली नशिस्तें जीती। नून लीग 75 और पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तें जीती। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने 91 नशिस्तें हासिल की। अब मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मरहला था। कानूनी तौर पर आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार न थे। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की। इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च 2024 को एसआईसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एसआईसी ने मुकर्ररा वक्त पर फहरिस्तें जमा नहीं करवाई थी, लिहाजा एसआईसी मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 14 मार्च 2024 को पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के नतीजे में मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दूसरी पार्टियों में तकसीम कर दी। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में 123 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नवाज ने 75 जनरल नशिस्तें सीटें जीती। इसमें 9 आज़ाद अरकान शामिल हुए। नून लीग को ख़वातीन की 34 और अक़लियतों की 5 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल नशिस्तें जीती, जबकि ख़वातीन की 16 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 73 हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान की मजमूई तादाद भी 11 हो गई। जेयूआई ने 6 जनरल नशिस्तें जीती। इसे ख़वातीन की 4 मखसूस नशिस्तें और अक़लियत की 1 नशिस्त भी मिली। एमक्यूएम को 17 जनरल नशिस्तें मिली, साथ ही ख़वातीन की 4 मखसूस नशिस्तें और 1 अक़लियती नशिस्त मिली। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान की मजमूई तादाद 22 हो गई। आईपीपी को 3 जनरल नशिस्तें मिली, जबकि ख़वातीन की मखसूस नशिस्त 1 मिली। काफ लीग ने 3 जनरल नशिस्तें जीती, उसमें 1 आज़ाद रुकन शामिल हुआ और उसे ख़वातीन की 1 मखसूस नशिस्त मिली। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को 8-5 के तनासब से फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से लिखा गया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान फुल कोर्ट का हिस्सा थे। फुल बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया और एसआईसी को 23 ख़वातीन और 4 गैर मुस्लिम नशिस्तें दी। करार दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन के फैसले को आइन के खिलाफ करार दिया गया। पीटीआई सियासी जमात है और रहेगी। इंतखाबी निशान किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकता। कोर्ट ने फैसला किया कि चूंकि 39 आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी पर पीटीआई का निशान इस्तेमाल किया, लिहाजा वो पार्लिमानी पीटीआई करार पाए। बाकी 41 उम्मीदवारों को अदालत ने 15 दिन का वक्त दिया कि वो सर्टिफिकेट जमा करवाएं। पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार देते हुए कहा गया कि पीटीआई में शामिल होने के बाद आज़ाद अरकान के हिसाब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अदालत ने फैसले में लिखा कि जब आर्टिकल 17 की शिक 2 और आर्टिकल 19 का मामला हो, ऐसे वक्त में कोई फर्क नहीं पड़ता सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी, पीटीआई या कोई और जमात। अदालत मुकम्मल इंसाफ की तरफ जाती है तो राइज तरीकाकार या प्रैक्टिस के सबब बेयारो मददगार नहीं होती। अदालत 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ देते हुए किसी तकनीकी या अमली उसूल या तरीकाकार की पाबंद नहीं है। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि वो हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया था
जिन्होंने नवंबर 2024 में काजी फाइज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन 12 जुलाई 2024 के तफसीली फैसले से पहले 3 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मखसूस नशिस्तों के केस में तफसीली इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। इख्तलाफी नोट में कहा गया, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई हुक्म मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून की रोशनी में मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की। कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत न रखता हो। और फिर ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ। अक्टूबर 2024 में आइन में 26वीं तरमीम हो गई। चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीकाकार तब्दील कर दिया गया। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर करने की तजवीज़ दी गई। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल और मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर की गई। आइनी मामलात की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट और सूबाई हाई कोर्ट्स में आइनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन आइनी बेंचों और जजों की तादाद का तयन करेगा। किसी भी आइनी बेंच में शामिल सीनियर तरीन जज इस आइनी बेंच का सरबराह होगा। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डेक्लेरेशन नहीं दे सकती। 26वीं तरमीम के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन आइनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हुए और मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी आइनी बेंच बनाया गया। जस्टिस आयशा मलिक और अकील अब्बास ने शुरू में ही नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद की। केस की 17 समातें हुई। आखिरी समात में आइनी बेंच के 11 जजों में शामिल जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने भी केस सुनने से माजरत कर ली। बेंच टूटने के बाद आइनी बेंच ने वक्फा किया और 10 जजों के साथ दोबारा समात शुरू की। हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा, काजी फाइज ईसा केस में तय हो चुका है कि असल केस सुनने वाले जजों की तादाद से कम जजेस नजरसानी नहीं सुन सकते। 13 जजों के फैसले पर नजरसानी 10 जज नहीं कर सकते। अदालत ने हामिद खान का एतराज मुस्तरद कर दिया। बाद में मुख्तसर फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नजरसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। दरख्वास्तों को 7 से 5 जजों की अक्सरियत से मंजूर किया गया, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मुसरत हिलाली, नईम अख्तर अफगान, मोहम्मद हाशिम खान काकड़, आमिर फारूक और अली बाकर नजफी ने हक में वोट दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइनी बेंच के फैसले के बाद कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी। कौमी असम्बली में इजाफी नशिस्तें मिलने से हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अराकीन की ज़रूरत है, मगर अब हुक्मरान इत्तेहाद को 237 अराकीन की हिमायत हासिल होगी। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों में पंजाब से ख़वातीन की 11, खैबर पख्तूनख्वा से 8 सीटें, कौमी असम्बली की मुअत्तल मखसूस नशिस्तों में 3 अक़लियती नशिस्तें भी शामिल हैं। कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को 14, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को 3 इजाफी नशिस्तें मिलेंगी। पंजाब असम्बली में मज़ीद 27 अरकान शामिल होंगे। पंजाब असम्बली की 24 ख़वातीन और 3 अक़लियती अरकान शामिल होंगे। मुस्लिम लीग नून के 23, पीपल्स पार्टी के 2, काफ लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 1 रुकन शामिल होगा। सिंध असम्बली में 3 मखसूस नशिस्तों पर फैसले का इत्तलाक होगा। पीपल्स पार्टी को 2, MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिलेगी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की 118 और MQM की 37 नशिस्तें हो जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 145 नशिस्तों में सबसे ज़्यादा 93 मेंबरान PTI और सुन्नी इत्तेहाद के हैं। PTI की 58 जबकि सुन्नी इत्तेहाद की 35 सीटें हैं। नून लीग और JUI के असम्बली में 9 मेंबर्स हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के 5, ANP और PTIP के 2 मेंबरान हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 21 ख़वातीन और 4 अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें खाली हैं। अब तक 5 ख़वातीन को मखसूस नशिस्तें दी जा चुकी हैं।
پی پی کو 1, نون لیگ اور جے یو آئی کو 2 خواتین کی نشستیں مل چکی ہیں۔ سینٹ کا منظرنامہ بھی سن لیں۔ مارچ 2021 میں ہونے والے سینٹ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت ہونے کے باعث سینٹ کی 26 نشستیں حاصل کر کے ایوان بالا میں اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی 20 نشستیں ہو گئی۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن میں 5 نشستیں جیتی اور یوں مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ آزاد اراکین کے ساتھ ان کی کل تعداد 18 ہو گئی۔ اس وقت سینٹ میں کل 96 سیٹیں ہیں۔ مارچ 2024 میں خالی ہونے والی نشستوں پر انتخابات ہونا تھے، مگر عام انتخابات کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ہونے کے باعث 37 نشستوں پر الیکشن ہوئے، جبکہ کے پی میں 11 نشستوں پر الیکشن نہ ہو سکے۔ اس وقت سینٹ آف پاکستان میں 83 اراکین موجود ہیں۔ ان میں 11 نشستیں خیبر پختونخوا کے ملتوی الیکشن کی وجہ سے خالی ہیں، جبکہ 1 نشست ثانیہ نشتر کے استعفے اور 1 سیٹ پروفیسر ساجد میر کی وفات کی وجہ سے خالی ہے۔ سینٹ میں موجودہ پارٹی پوزیشن کچھ یوں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 24, مسلم لیگ نون 18, تحریک انصاف 18, جے یو آئی فے 5, باپ پارٹی 4, اے این پی 3, آزاد اور دیگر اراکین 11 ہیں۔ اب مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں میں سے 7 پاکستان تحریک انصاف، 2 جے یو آئی فے، 1 پاکستان مسلم لیگ نون، 1 پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گی۔ یوں ممکنہ طور پر سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی 25, پاکستان تحریک انصاف 25, نون لیگ 19, جے یو آئی 7, باپ پارٹی 4, اے این پی 3, جبکہ آزاد 11 سینیٹرز ہیں اور 2 نشستوں پر ضمنی انتخاب ہوگا۔ آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم تو ہو ہی گئی۔ تحریک انصاف کی بطور پارٹی حیثیت پر بھی بڑا سوالیہ نشان لگ گیا، تو کیا مائنس عمران خان بھی ہو گیا؟ آپ نے پچھلے دنوں سنا کہ علیمہ خان کیا کہہ رہی تھی۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ عمران خان کی مشاورت کے بغیر پاس ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے رد عمل دیا کہ عمران خان مائنس ہو ہی گئے۔ نامور ماہر قانون اعتزاز احسن کا مشہور فقرہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں مستقبل کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی۔ اب عمران خان بھی الطاف حسین کی طرح پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو گئے یا پلس ہوں گے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔